नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 6 to 12th NCERT हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री इसमें है आधुनिक भारत का इतिहास है और इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इन सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी इसमें पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट आपके वन लाइनर फॉर्म में है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आधुनिक भारत के इतिहास में पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और इसमें पहला सवाल है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, उनका नाम क्या है? तो पुर्तगाली थे। और कौन आता है? तो वास्को डी गामा आता है। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। और वास्को डी गामा भारत कब आता है? तो 17 मई 1498 को आता है। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया है? तो जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया है। जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया है, जो स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो कोची में स्थापित किए थे, कोचिन में, जो वर्तमान के कोची है। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा नियुक्त होता है। और कब नियुक्त होता है? तो 1505 में नियुक्त होता है। साथ ही उसके पहले एक नीचे सवाल देख लीजिए कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत एवं नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के द्वारा ही लागू किया गया था। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के द्वारा ही लागू किया गया था। उसके बाद पूछेगा कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई है। विभिन्न देश के खोजकर्ता के बारे में समझिएगा। एक साइड खोजकर्ता है, दूसरे साइड आपके देश है। पूछा जाए कि भारत का खोज किसके द्वारा किया गया? तो वास्को डी गामा के द्वारा, अमेरिका का कोलंबस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक के द्वारा, जबकि तस्मान के द्वारा तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया गया है। यहाँ पर समझिएगा ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे में तस्मानिया है और इस साइड में आपके न्यूजीलैंड है। ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज किसका खोज करते हैं? तो केप ऑफ गुड होप का खोज करते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। इसे आप दोबारा ध्यान से देखिएगा, किस वायसराय के काल में गोवा को जो है ना पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा का फिला पद्धति प्रारंभ की थी। ये पूछेगा कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था कार्टेज अल्मेडा का फिला पद्धति? तो आपको ध्यान रखना है पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में समझिएगा। एक साइड कंपनी है, देश, स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री। पूछेगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी है? तो पुर्तगाल की है। इसकी स्थापना 1498 में होता है और भारत में इसका जो पहला हेडक्वार्टर है कोची में स्थापित करता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है। इसकी स्थापना 1600 में होता है और भारत में जो प्रथम फैक्ट्री है सूरत में स्थापित करती है।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड देश की कंपनी थी, वर्तमान में इसे नीदरलैंड बोला जाता है और इसकी स्थापना 1602 में हुआ था। और भारत में पहला अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करती है, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित करती है, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मुसली नहीं, मसूलीपट्टनम में स्थापित करती है। नेक्स्ट है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की कंपनी है, इसकी स्थापना 1616 में होता है और ध्यान रखना है कि अपना पहला मुख्यालय त्र्यंबकोवार में स्थापित करती है, जिसे वर्तमान में त्रावणकोर बोला जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी है, इसकी स्थापना 1664 में होता है और पहली फैक्ट्री आपके सूरत में स्थापित करती है। नीचे समझिएगा कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपके भारत में पुर्तगाली आता है, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश कंपनी भारत में आती है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में गई। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है और सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आती है 1498 में और भारत से सबसे बाद में जाती है 1961 में जाती है, 1961 में जाती है, ठीक। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो डचों के द्वारा दिया गया है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो डचों के द्वारा आरंभ किया गया है। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो जबकि वेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर था। और आपको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था, ठीक है, 1600 में हुआ था। इस समय भारत में शासक कौन थे मुगल के, तो अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, उसका नाम क्या था, तो कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था। और कब आता है, तो वर्ष 1608 में आता है, वर्ष 1608 में आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। इतना ध्यान से आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया है, तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया है। किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया था, फारूक शेर के द्वारा जारी किया गया था, फारूक शेर के द्वारा जारी किया गया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कब हुआ, 1661 में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 1661 में जो है ना, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के बीच में विवाह होता है और दहेज के रूप में क्या मिलता है, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिलता है। लेकिन जो बम्बई है इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है 1668 में। इतना ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख शहरों के संस्थापक के बारे में समझिएगा। शहर और संस्थापक, कलकत्ता है। जो कलकत्ता शहर, इसके संस्थापक कौन है, तो जॉब चार्नोक हैं। मद्रास के फ्रांसिस डे हैं। नई दिल्ली के एडविन लुटियंस वे हर्बर्ट बेकर हैं। बम्बई के गेराल्ड
ऑगिनयार हैं, गेराल्ड ऑगिनयार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई है? तो कोबाल्ट के प्रयास से किया गया है। कोबाल्ट के प्रयास से किया गया है, जो फ्रांस का वित्त मंत्री था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14 के शासनकाल में किया गया है। लुई 14 के शासनकाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत में किया गया। 1668 में किया गया है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में बनवाया गया है। आज का पुडुचेरी में बनवाया गया है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट के द्वारा पराजित किया गया था, सौली नामक स्थान पर। वांडीबास के युद्ध में अंग्रेज ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया था। और आपसे पूछेगा कि वांडीबास का युद्ध हुआ कब था? तो 1760 में वांडीबास का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य में लड़ा गया है कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो एक्स ला सेपेल के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। और कब होता है? तो 1748 में होता है। तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लीजिए। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 के बीच में होता है। और इसका जो कारण है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के कारण इसका युद्ध होता है। संधि कौन सी होती है? तो एक्स ला सेपेल की संधि होती है 1748 में। और ये परिणाम क्या होता है? तो अनिर्णित होता है। इसमें कोई जीतता नहीं है, ना तो फ्रांस जीतता है ना तो ब्रिटेन जीतता है। द्वितीय क्या होता है? तो 1751 से 55 के बीच में होता है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लेकर युद्ध होता है भारत में। और इसमें जो है ना पांडिचेरी की संधि की जाती है 1755 में। इसमें क्या है कि ब्रिटेन जो है ना मजबूत स्थिति में रहता है। तृतीय 1758 से 63 के बीच में होता है। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक के कारण होता है। और इसे जो है पेरिस संधि के माध्यम से समाप्त होता है 1763 में। इसमें क्या है कि फ्रांस की पराजय होती है, फ्रांस की हार होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया है। बस पढ़ लीजिए। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में समझिएगा। पहला सवाल है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। ये कब से कब तक गवर्नर रहता है? तो 1717 से 1727 तक रहता है। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया? तो ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर लिया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये तुलना किया गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी खां के द्वारा तुलना किया गया था। जो अंग्रेज हैं क्या हैं? मधुमक्खी हैं। अगर इन्हें छेड़िएगा तो आपको काट काट के मार डालेगा। नेक्स्ट है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में संपन्न हुआ। क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में संपन्न होता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जो प्लासी का युद्ध है कब होता है? तो 23 जून 1757 को। इसमें याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव
के नेतृत्व में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है, अब पूछेगा सिराजुद्दौला कौन है? तो बंगाल का नवाब था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? जिसने युद्ध में विश्वासघात किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बनता है, मीर जाफर बनता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। कब होता है? तो 23 जून 1757 को होता है, 23 जून 1757 को होता है। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां के बारे में यहाँ पर समझिएगा। घटनाएं और वर्ष। ब्लैक होल की घटना कब घटता है? तो 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि कब होता है? तो 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि वर्ष 1773 में, वर्ष 1773 में जो है बनारस की संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया था 1760 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, एक साइड आपके त्रिगुट था और एक साइड आपके अंग्रेज था। जो त्रिगुट था उसमें कौन कौन लोग थे? तो बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, जिनकी आपके हार होती है। तो पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? जो आपके ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, मीर जाफर था। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछेगा जो 1757 में युद्ध होता है उस समय अंग्रेज का नेतृत्व कौन करता है? तो रॉबर्ट क्लाइव करता है। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमा-उद-दौला तथा क्लाइव के मध्य होता है। पूछेगा कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है किसके किसके बीच में होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमा-उद-दौला के बीच में होता है। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेज के बीच में होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1965 का हुआ था। जबकि जो द्वितीय संधि था 16 अगस्त 1965 को हुआ था, 16 अगस्त 1965 को हुआ था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मिलता है। इसे कीजिएगा इलाहाबाद के प्रथम संधि। ठीक है, स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है स्वर्ग से, स्वर्ण बोल दिएगा, स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है। उसके बाद समझिएगा कि उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में समझिएगा, राज्य, स्थापना काल और संस्थापक। आपसे पूछेगा कि जो बंगाल है इसका संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खां है। और बंगाल की स्थापना कब किया गया? तो 1717 से 1727 के बीच में किया गया था। हैदराबाद की स्थापना कब होता है? 1724 में होता है, 1724 में होता है। और इसके संस्थापक कौन है? तो निज़ाम उल मुल्क हैं, जिन्हें चिनकिलिच खां भी बोला जाता है।
भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में होती है। इसके संस्थापक हैं चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक हैं। जो कर्नाटक है इसकी भी स्थापना 18वीं सदी में होती है और इसके संस्थापक हैं जिनका नाम है शहादत उल खां। शहादत उल खां उनका नाम है। जो कर्नाटक है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शहादत उल खां के द्वारा किया गया है। जो अवध है इसकी स्थापना 1722 से 24 के दौरान होता है और इसके संस्थापक हैं शहादत खां। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अवध के बारे में, ठीक है, जिनका दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क भी दूसरा नाम है। जयपुर की स्थापना 18वीं सदी में होती है। इसके संस्थापक हैं सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह हैं। रोहेल पठान इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में होती है। इसके संस्थापक हैं मोहम्मद खां वंगस। मोहम्मद खां वंगस हैं। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में और इसके संस्थापक हैं हैदर अली। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार हैदर अली, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रामकता की नीति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में समझिएगा। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर पूछेगा कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है और स्थापना कब होता है? 1799 में होता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है शुकर चकिया मिशन से, शुकर चकिया मिशन से संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो शुकर चकिया मिसल से है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ है? तो लाहौर है, ठीक है। वर्तमान में लाहौर आपके पाकिस्तान में पड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में, महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। पूछेगा कि ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो आपको ध्यान रखना है जो कथन है महाराजा रणजीत सिंह का कथन है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह इसके उत्तराधिकारी थे। खड़ग सिंह उत्तराधिकारी थे। महत्वपूर्ण संधि के बारे में समझिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। पुरंदर की संधि कब होता है? तो 1665 में पुरंदर की संधि होता है। बड़गांव की संधि कब होता है? तो 1779 में होता है। सालबाई की संधि 1782 में होता है। देवगांव की संधि 1803 में होता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होता है। पूना की संधि 1817 में होता है। लाहौर की संधि 1806 में होता है। अमृतसर की संधि 1809 में होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। ये सवाल पूछेगा कि 13 जनवरी 1849 को चिलैयावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया है। ये शायद बीपीएस नहीं, बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। चिलैयावाला युद्ध कब होता है? तो 13 जनवरी 1849 को होता है और उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड गफ कर रहे थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह थे। दलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था 1849 में। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हैदर अली के द्वारा किया गया है। हैदर अली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, कहाँ, अब ठीक है। अब पूछेगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में समझिएगा। यहाँ से सवाल पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1767 से 69 के बीच में, और इस समय मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्ट थे। लॉर्ड बेरेलस्ट थे। संधि, मद्रास के संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है 1769 में। इसमें समझिएगा कि इसमें विशेष क्या था? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है और इस समय शासक हैदर अली रहते हैं और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स रहता है। संधि, मैंगलोर की संधि होती है 1784 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में आपके युद्ध आगे बढ़ता है, ये आपके विशेष है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है। टीपू सुल्तान इस समय शासक होते हैं। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति आपके कमज़ोर हो गई थी क्योंकि आधा राज छीन लिया गया था टीपू सुल्तान का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान आपके शासक थे और इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बेलेजली थे और संधि मैसूर सहायक संधि होती है। मैसूर सहायक संधि होती है और इसमें विशेष क्या है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली। यहाँ पर समझिएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर में जो है ना पुनः वाडियार वंश की स्थापना होती है और जो वाडियार वंश है इससे अंग्रेज जो है ना सहायक संधि कर लेते हैं, इतना ध्यान में रखना है। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की। आपसे पूछेगा कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किसने फ्रांस के नेपोलियन से की है? तो आपको ध्यान रखना है जैकमा के द्वारा किया गया था। विक्टर जैकमा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां के बारे में समझिएगा। इसमें जो पहला सवाल है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से प्रारंभ होता है। जो इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को दो संधि होता है। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया है। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने उसे समाप्त कर दिया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा एम्पे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त होता है। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग के बारे में समझिएगा। आयोग, वर्ष और गवर्नर जनरल उसमें कौन था? इसमें पहला है कि एचिंसन आयोग, इसकी स्थापना 1886 में होता है, 1886 में, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। देखिए यहाँ पर वाइसराय होगा, ठीक है, वाइसराय क्या होगा? वाइसराय होगा। उसके बाद देखिए इन्सलिंगटन आयोग, इसकी स्थापना 1912 में होता है और इस समय जो वाइसराय होते हैं उनका नाम है
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग इसकी स्थापना 1923 में होता है और इसमें वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया है? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, VVI पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया है? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया है। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। और कब स्वीकार करता है? तो 1798 में स्वीकार करता है। वेपगत का सिद्धांत, राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे नाम याद रखिएगा, को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया है। राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसा राज्य जिसका निर्माण जो है अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसे दोबारा देखिएगा कि राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर बोला गया कि जो आपके शासन है ना, ठीक ढंग से नहीं चल रही है अवध में। नेक्स्ट है, वेपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य के बारे में समझिएगा। किसे किसे अंग्रेज अपने राज्य में मिलाते हैं वेपगत सिद्धांत के तहत और कब? तो समझिएगा, जो सतारा है इसे 1848 में मिलाया जाता है, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, वाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के। नेक्स्ट पॉइंट है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कालकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। बहुत ही अच्छा सवाल से दोबारा देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। और आपको याद रखना है 1858 के तहत वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में निर्मित होता है। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग का गठन किया जाता है 1880 में। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत का अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार के बारे में समझिएगा। देश, वर्ष, गवर्नर जनरल और वायसराय। जो नेपाल है, नेपाल पर कंट्रोल 1816 में किया जाता है और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन? हेस्टिंग्स थे, ठीक है। सिंध पर 1843 में और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। भूटान पर 1865 में और इस समय वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे। बर्मा पर 1855 में और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे।
कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में किया जाता है, 1885 में किया जाता है, ठीक है, 1885 ना, ठीक है। उसके बाद है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का क्या थे, गवर्नर जनरल थे। पूछा है कि जो डलहौजी हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1848 से 56 तक रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में समझिएगा। यहाँ से सवाल हर एग्जाम में बनता है। धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, उनका नाम कौन है, उनका नाम क्या है, तो दादा भाई नौरोजी उनका नाम है, दादा भाई नौरोजी उनका नाम है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये विचार दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, तो रजनी पाम दत्त हैं, रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया है टिस्को की स्थापना 1907 में। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कावस जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था 1854 में सूती वस्त्र की फैक्ट्री मुंबई में। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है प्रथम जूट मिल की। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ, तो वर्ष 1833 में स्थापित होता है, वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू का काल कहा। आपसे पूछा जाएगा कि 1765 से 72 ईस्वी के काल को किसने डाकू का काल बोला, तो के.एम. पनिकर के द्वारा बोला गया है। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ के बारे में समझिएगा। प्रथा और विशेषता पूछेगा कि 3 कठिया प्रथा, क्या पूछेगा, 3 कठिया प्रथा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथा है बिहार के चंपारण में चल रहा था। इसमें जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो किसानों से अनुबंध करते थे कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा खेत पर अनिवार्य रूप से आपको नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 कठिया प्रथा था। उसके बाद है कि ददनी प्रथा क्या है, तो इस प्रथा के अंतर्गत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पाद को कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। यहाँ समझिएगा कि जैसे कि आज क्या होता है कि जो भी मजदूर ईंट के भट्टे पर काम करने जाते हैं उन्हें पहले ही पैसा दिया जाता है कि आपको मेरे भट्टे पर चलना है और इस % से काम करना है, तो इसी प्रकार से क्या है, ददनी प्रथा भी उसी प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है ब्रिटिश कालीन भूराजस्व व्यवस्था के बारे में समझिएगा। 3 व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, दोनों सेम ही है। उसके बाद है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो समझिएगा जो अस्थाई बंदोबस्त है इसके बारे में पहले आप देख लीजिए। जो अस्थाई बंदोबस्त है इसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और 1793 आपके लागू होता है। कहाँ कहाँ लागू होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और ध्यान रखना है उत्तरी कर्नाटक में लागू होता है और पूरे भारत के भूमि के 19% इलाके में लागू होता है। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए ज़मींदार को दिया गया। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो मालिक भूमि का कौन होगा, अब ज़मींदार होगा। ज़मींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश शासन को राजस्व देने की जिम्मेदारी आपको ज़मींदार को दिया गया। ज़मींदार जो है किसानों से टैक्स वसूलेगा और सरकार को देगा, ब्रिटिश सरकार को देगा। उसके बाद है कि रैयतवाड़ी के बारे में समझिएगा। इसका जनक है टॉमस मुनरो। जो रैयतवाड़ी है 1820 में आता है। बम्बई, मद्रास और असम में लागू होता है। ध्यान रखिएगा, बम्बई, मद्रास तो सबको पता है, लेकिन असम आपको ध्यान में रखना है।
समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर आपके लागू है, जबकि जो आपके ज़मींदारी प्रथा था, अस्थाई बंदोबस्त था, ये केवल 19% भागों पर लागू था। भूमि का मालिक यहाँ पर किसान है, जबकि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपके ज़मींदार है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसे दी गई, किसान को दी गई रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, जबकि जो आपके अस्थाई बंदोबस्त है इसमें ज़मींदार को दिया गया था। तो इतना ध्यान से याद रखना है। और साथ ही एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो रैयत वाली व्यवस्था है इसमें जो आपका टैक्स है 33 से 55% तक लिया जाता था। अब समझिए महालवाड़ी के बारे में। महालवाड़ी के बारे में समझना है। इसके जनक हॉल्ट मैकेंजी हैं। 1822 में इसे शुरू किया गया महालवाड़ी व्यवस्था को। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसे पंजाब में शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। यहाँ पर समझिएगा उत्तर प्रदेश आपके अस्थाई बंदोबस्त में भी है तो कुछ इलाके में है, जबकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होता है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और ये आपके समस्त ब्रिटिश भारत के 30% भूमि पर होता है। और इसमें ध्यान रखना है जो भूमि का अधिकार है किसे दिया गया है, तो पूरे गांव को दिया गया है, जबकि जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें किसान को दिया गया था। जो आपके जो रैयतवाड़ी था उसमें किसान को दिया गया था। जो आपके अस्थाई बंदोबस्त था उसमें ज़मींदार को दिया गया था। ठीक है, उसका देखिए ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को की गई थी कि भाई आपका काम है कि टैक्स ला के हमें देना, जो मुखिया जी को काम दिया गया था। और इसमें याद रखना है कि कर की दर जो है ना 60% है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी, इन तीनों में टैक्स का परसेंट ज़्यादा किस में था, तो आपको याद रखना है महालवाड़ी में था। किस में था, महालवाड़ी व्यवस्था में था। ठीक है, और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी का टॉमस मुनरो, महालवाड़ी का हॉल्ट मैकेंजी। इंपॉर्टेंट है। इन तीनों भूमि बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था आपकी ख़त्म हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है। कृषकों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। कृषि में ठहराव एवं अवनति, मतलब जो कृषि है ना उसमें उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ तक कि कृषि में पतन होना शुरू हो जाता है। लोग जो है धीरे धीरे कृषि आपके छोड़ने लगते हैं। पुराने ज़मींदारों का उन्मूलन हो जाता है तथा नए ज़मींदारों का उदय, क्योंकि जो पुराने ज़मींदार थे वो थोड़ा इमोशनल थे, उस कारण से जो आपके जनता थी उससे ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर सूखा आया तो किसान कहाँ से देगा टैक्स। लेकिन जो नए ज़मींदार आए उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक बोला जाता है कि घास जो है टैक्स में लिया गया है। कृषि का वाणिज्यिकरण हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर नील और कॉफ़ी का खेती प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसके कारण खदान की कमी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी, तो अब बता दीजिएगा। रैयतवाड़ी कितने परसेंट पर थी, 31% पर। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अब है कि भारत में रेलवे का जनक के बारे में समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है, अगला है 1857 की क्रांति के बारे में समझिए आप लोग। इसमें पहला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ से प्रारंभ होता है 10 मई 1857 से। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया, तो बैरकपुर में किया। बैरकपुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, तो कमल और रोटी। पूछता है क्या था प्रतीक, कमल और रोटी आपके प्रतीक था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले
कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, इसमें बोला गया कि सूअर और गाय का चर्बी मिक्स था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पमस्टन था। कौन था? पमस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अवध से। कहाँ से? अवध से इनका संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था विद्रोह को दबाने के लिए। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। आपसे पूछेगा कि भाई 1857 का विद्रोह असफल काहे हो गया? तो क्या बताइएगा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण क्या होता है? 1857 का विद्रोह आपके असफल हो जाता है। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया है? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया है। बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर होता है? तो इनका जन्म आपके वाराणसी में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है। और आप लोग बताइएगा कि इनका जो स्मारक है मृत्यु के बाद कहाँ पर बनाया गया है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन हुरोज ने पराजित किया है। कैप्टन हुरोज ने पराजित किया है, ठीक है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? उसका नाम क्या है? तो दीवान मनीराम दत्त है। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला, उनका नाम है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया है? तो तात्या तोपे को नियुक्त किया था। तात्या तोपे को नियुक्त किया था, जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी बोला जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया है? तो बख्श खां को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? बख्श खां को नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद समझिए अब कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, प्रमुख सिपाही नेता के बारे में, प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में समझिएगा। पहला है दिल्ली। दिल्ली केंद्र है और इसमें विद्रोही नेता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे सैन्य नेतृत्व किसे सौंपा गया था? बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा। तो सैन्य नेतृत्व सौंपा गया था, बख्श खां को सौंपा गया था। और विद्रोह की तिथि क्या है? तो 11 मई 1857। और इसे दमन कौन करता है दिल्ली में? तो निकलसन और हडसन के द्वारा दमन कर दिया जाता है दिल्ली में विद्रोह को। लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर के द्वारा किया गया है 4 जून 1857 को। और आपको ध्यान रखना है कि इसे दबाता कौन है? कॉलिन कैम्पबेल दबा देता है। कॉलिन कैम्पबेल। ये पूछता नहीं है, इसे याद मत रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसे याद रखना है और इसे याद रखना है, ठीक है। तो समझिए अगला पॉइंट है कि झांसी ग्वालियर में नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। और इसे दबाता है जनरल हुरोज, इसे दबा देता है। कानपुर में नाना साहब, तात्या तोपे। इसे दबाता है कॉलिन कैम्पबेल, दबाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली, इसे दबाता है कर्नल नील, दबाता है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, दबाता है कर्नल नील। जगदीशपुर, जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए फेमस है, जगदीशपुर बिहार के एग्ज़ाम के लिए फेमस है,
यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। इसे दबाता कौन है? विलियम टेलर वे बेनसेट के द्वारा दबाया जाता है। बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। इसे दबाता कौन है? तो बेनसेट आयर से दबाता है। फतेहपुर में अजीमुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। दबाता कौन है? जनरल रेनॉल्ड आपके दबा देता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, चुना गया था, माना गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। वी पॉइंट है, इसे दोबारा आप एक बार देखिएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया है। ये सवाल पूछता है आपसे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब आपके आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदार ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। मतलब कि जो आपके मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग, और जो जमींदार लोग था, ये दोनों ग्रुप ना तो अंग्रेज के साथ था, ना तो जो विद्रोह कर रहे थे उनके साथ में था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उसका नाम क्या है? तो सर सैयद अहमद खां था। क्या था? सर सैयद अहमद खां था। ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। आपको बता चुके हैं कि बिहार का फेमस क्वेश्चन है, पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार में जो है बिहार के जगदीशपुर में 1857 का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको याद रखना है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सर्वाधिक सहायता किया गया था ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा किया गया था। अब समझिएगा कि 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें के बारे में समझ लीजिए। एक साइड आपके पुस्तक है और एक साइड आपके लेखक है। पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 1857 बुक जो है एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी के द्वारा लिखा गया है। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। तो इतना ध्यान से आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा है? तो किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रैम्प एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का है। इसे दोबारा देखिएगा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम
ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार का है, आरसी मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यशयन सेन थे, यशयन सेन थे। ठीक है, वेरी वेरी। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत के बारे में समझिएगा, इतिहासकार और मत। डॉक्टर यशयन सेन, इनका मत क्या था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का सोच है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? राष्ट्रीय था। जबकि बी.डी. सावरकर का सोच है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत है, सोचना है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस, इनका सोच है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली, इनका सोच है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी.सी. रॉबर्टसन, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। क्या थी? एक अकेली पुरुष थी। यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो हीरोज के द्वारा बोला गया है। उसके बाद है कि प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में समझिएगा। इसमें पहला सवाल आपका है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। कहाँ था? पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह शुरू होता है? तो नील विद्रोह शुरू होता है। 1859 से 60 तक चलता है। नेक्स्ट है कि आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? उनका नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा को जो है ना, बिरसा मुंडा को इन्हें धरती आबा या जगत पिता बोला जाता है। संथाल विद्रोह का डेट याद रखिएगा, कब से कब तक होता है? तो 1855 से 56 के दौरान होता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन किया है? सिद्धू और कान्हू ने किया है। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो संथाल विद्रोह है इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। कैसे याद रखिएगा कि जो सन्यासी लोग होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं? आनंद में रहते हैं। क्या होते हैं? हमेशा आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के मध्य में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के मध्य में हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन इंपॉर्टेंट है, 1840 से 72 के बीच में होता है। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो इसे संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किया था। ठीक है, अगला है कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड राज्य से संबंधित थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक।
नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं, दीनबंधु मित्र हैं। जो दीनबंधु मित्र हैं, दीन में जो है दीनबंधु मित्र, दीन में जो नील कृषक हैं उनकी दुर्दशा को देखने के लिए जाते थे, ठीक है। और किस में लिखते हैं? तो नील दर्पण बुक में ये सारे कुछ लिखते हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुखता किस क्षेत्र में हुआ? जो पागलपंथी विद्रोह था यह मुखता शेरपुर से गारो पहाड़ी तक होता है, शेरपुर से गारो पहाड़ी तक होता है। गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट है कि फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वकास्त भूमि की वापसी की मांग, वकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। और पूछेगा आपसे कि कोल विद्रोह हुआ कब था? तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। आपसे पूछेगा, ठीक है सवाल। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 में। कब हुआ था? वर्ष 1899 में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर वारो को पराजित किया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रमुख जनजाति विद्रोह। यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। जनजाति, नेतृत्वकर्ता, वर्ष, प्रभावित क्षेत्र, ये चारों के चारों पॉइंट से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। पहला है कि चुआर जनजाति विद्रोह, इसके नेता कौन था? तो राजा जगन्नाथ थे। 1768 में होता है। और ये प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो नानभूम वे बीरभूम जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है हो विद्रोह, राजा प्रहात इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1820, 22, 32 में होता है। सेभूम छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। भेल जनजाति विद्रोह, नेता सेवाराम त्रियंबक इसके नेता थे। 1818 से 48 तक होता है। खानदेश में होता है, खानदेश, ठीक है। खासी जनजाति विद्रोह, इसके नेता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह वे वार मानिक थे। 1829 से 32 के बीच में होता है। खासी पहाड़ी में होता है, असम, मेघालय में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। 1831-32 में होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। रंपा अलेरी सितार राजू के नेतृत्व में होता है। 1879 में। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में होता है। खोंड, इसके नेता चक्र बिश्नोई हैं। 1846, 48 और 55 में होता है। खोंडमल उड़ीसा में होता है। संथाल सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में होता है। बीबीआई 1855-56 में होता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल में होता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, यहाँ पर देखिएगा जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है ये झारखंड में होना चाहिए, ठीक है। झारखंड में, इसे आप लोग चेक कीजिएगा, झारखंड में होना चाहिए, ठीक है। हल्का फल्का इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है। उसके बाद देखिए मुंडा, इसका नेता बिरसा मुंडा है। 1899 से 1900 तक चलता है। और आपको ध्यान रखना है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद देखिए भील, इसके नेता हैं दौलत सिंह, 1914-15 में। वासवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान में। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। नेक्स्ट है कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। कहाँ पर किया था? केरल में किया था। भीलों द्वारा
मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। पूछेगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भीलों के द्वारा। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर है? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, एक है कोल्हापुरी जो चप्पल है उसे जीआई टैग भी दिया गया है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल मालाबार तट पर हुआ था। केरल मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 के बीच में। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो जो अहोम विद्रोह है आपके असम में होता है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। सेन साहब जिसका दूसरा नाम क्या है? सेन साहब आपके नाम है भगत जवाहर मल का। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। पूछता है कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। उसके बाद समझिएगा किसान एवं नागरिक विद्रोह के बारे में। ठीक है, पहले समझिए यहाँ पर कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। इसका नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत इसके नेता थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में होता है। पहले यहाँ एक बार देखिएगा, मैप बना के दिखाया गया है कि कहाँ होता है, देखिए। ठीक है, तो ये दिखाया गया आपके झारखंड में। ठीक है, ये सारे विद्रोह कहाँ पर हुए हैं? झारखंड में हुए हैं। पहला है कि कोल विद्रोह 1831 में होता है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है, सिंधु कानू के नेतृत्व में। खैरवार विद्रोह 1874 में, मुंडा 1899 में, ताना भगत 1914 में जिसका नेता जतरा भगत था। उसके बाद है कि इवान वे जुआंग विद्रोह 1867-68 में होता है, नेता रन नायक थे। रन नायक आपके नेता थे। ठीक है, झारखंड का सारा हो गया। अब समझिए पंजाब। ठीक है, पंजाब में होता है कूका विद्रोह 1840 से 72 के दौरान। नेता भगत जवाहर मल, बालक सिंह, रामसी कूका होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए अगला पाइए, अगला है भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह 1820 से 25 में होता है, नेता दशरथ हिरिया सेवाराम है। ठीक है, अगला गुजरात में आइए, कच्छ विद्रोह 1816 में होता है, नेता भारत मल वे झरेजा हैं। साथ ही पूछेगा कि बघेरा विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो ये भी आपके गुजरात में हुआ था। पूछेगा बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में 1818 में हुआ था। 1818 में हुआ था। नीचे आइए महाराष्ट्र में, तो एक है गडकरी विद्रोह 1844 में होता है, इसके नेता हैं बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा किले क्या थे? संरक्षक थे। आपसे पूछ सकता है कि गडकरी कौन थे? तो जो गडकरी थे मराठा किला है उसके संरक्षक थे। ठीक है, उसके संरक्षक थे। उसके बाद है कि पश्चिमी घाट में जो है ना कुछ विद्रोह होता है, उसके बारे में समझिएगा। पूछता है, आपसे पूछेगा कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के थे। ठीक है, उसके बाद है कर्नाटक में आइए, जो कर्नाटक में कौन सा विद्रोह होता है? तो किट्टूर विद्रोह होता है 1824 से 29 के बीच में। इसके नेता कौन है? तो चेन्नम्मा वे रैयप्पा इसके नेता हैं। उसके बाद है कि आइएगा केरल में होता है पोलिगरो का विद्रोह होता है 1801 में होता है, नेता कट्टवा बामान
कट्टा बमान, ठीक है। उसके बाद देखिए गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 के बीच में होता है। इसके नेता कौन है? श्रीकर भंज, श्रीकर भंज इसके नेता हैं, ठीक है। चलिए अगला ये आप, हाँ देखिए जो अगला है आपके चेरो का विद्रोह 1801 में होता है, 1801 में होता है। इसके नेता आपके हैं भूषण सिंह। इसके नेता कौन है? भूषण सिंह इसके नेता हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइए, आपके बिहार में एक आंदोलन होता है बहावी विद्रोह। ये कब होता है? जो बहावी विद्रोह 1830 से 60 में होता है। इसके नेता हैं सैयद अहमद बरेलवी हैं। पश्चिम बंगाल के जो सन्यासी विद्रोह है ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, 1870 में होता है। इसके नेता कौन है? तो सन्यासी इसके नेता हैं गिरी संप्रदाय के, ठीक है। फ़कीर विद्रोह पश्चिम बंगाल में होता है, 1776 में होता है। नेता मजनू शाह चिराग हैं। पागलपंथी विद्रोह यह 1813 में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। नेता करम शाह हैं। टीपू मीर हैं। फराजी विद्रोह 1820 में पश्चिम बंगाल में होता है। नेता दादू मियाँ हैं। भूमिज विद्रोह 1833 में होता है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद आइएगा उड़ीसा में कौन कौन सा विद्रोह होता है? तो खोंड विद्रोह होता है 1837 में। नेता चक्र बिसोई हैं। पाइका विद्रोह 1817 में होता है। नेता इसके हैं बक्सी जगबंधु हैं। उसके बाद है संबलपुर में आइएगा, संबलपुर विद्रोह ये आपके उड़ीसा में है। ये जो संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 के बीच में होता है। नेता सुरेंद्र साई हैं। सुरेंद्र साई आपके नेता हैं। उसके बाद आइएगा तेलंगाना, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह होता है 1879 से 80 तक। नेता टोम्मा सोरा। उसके बाद समझिएगा आंध्र प्रदेश में होता है रंपा विद्रोह 1879 में। नेता सीताराम राजू हैं। चेचू आदिवासी आंदोलन 1920 में होता है। नेता मोतीलाल तेजावत हैं। अब आइएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आइए, असम में आइए। असम में होता है अहोम विद्रोह 1828 में, गोमधर कुमार के नेतृत्व में होता है। खासी विद्रोह 1828 से 33 के बीच में होता है, राजा तिरसी के नेतृत्व में होता है। उसके बाद आइए नागालैंड में, नागा विद्रोह 1931 में रानी गैंडलूनी के नेतृत्व में होता है। VVI रानी गैंडलूनी के नेतृत्व में होता है। मणिपुर में कुकी विद्रोह 1977 में होता है, 1977 में होता है। जितना भी आपके किसान और नागरिक विद्रोह था सारे को इसमें डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट है गोगी नैनी रंगा बायकुलू, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, इसके बारे में समझिएगा। यहाँ से सवाल पूछेगा कि जो मोपला विद्रोह है इसका पहला चरण कब से कब तक होता है? तो 1836 से 54 के बीच में। इससे प्रभावित जो क्षेत्र आपके मालाबार क्षेत्र आपके प्रभावित है, इसके नेता थे KN हाजी थे। कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण किया गया था। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में होता है, बंगाल में होता है। इसके जो नेता हैं दिगंबर विष्णु विश्वास है। पूछता है सवाल में, दिगंबर विष्णु विश्वास है। कारण यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जा रही थी, इसीलिए। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में होता है। नेता ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच में होता है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में होता है। बाबा साहेब देशमुख इसके नेता होते हैं।
रैयतवाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान के दर में अत्यधिक वृद्धि रही। ठीक है, उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह 1977 में होता है। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में होता है। महात्मा गांधी इसके नेता होते हैं। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में होता है। खेड़ा 1918 में होता है। खेड़ा गुजरात में होता है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जा रहा था, इसी कारण से खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अगला है कि अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद प्रभावित क्षेत्र है। झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र इसके नेता हैं। कारण था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी हुई थी। एका आंदोलन इससे प्रभावित क्षेत्र है, जो एका आंदोलन 1921-22 में होता है। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर आपके प्रभावित क्षेत्र है। मदारी पासी नेता हैं। लगान में वृद्धि कारण ये आपके एका आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह द्वितीय 1921 में हुआ है। पहला 1836 से 54 तक हुआ था। मालाबार क्षेत्र में हुआ है। इसके नेता हैं अली मुदलियार हैं। अधिक लगान एवं बेदखली कारण ये आंदोलन होता है, ये विद्रोह होता है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बारदौली तालुका में होता है। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। लगान में बढ़ोतरी कारण होता है। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के बीच में जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा इत्यादि में होता है, क्षेत्रों में होता है। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरी सिंह बाबा, ये सारे आपके नेता हैं। कारण भोजन में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि कारण जो है ना आपके पंजाब में किसान आंदोलन होता है। उसके बाद है कि तेभागा आंदोलन 1946 में होता है। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना प्रभावित क्षेत्र है। कंपाराम सिंह, भवन सिंह नेता हैं। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि जो जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। इनके तो बोला गया जो खेती कर रहे थे कि भाई जो आपके जिसका खेत है, जो बटाईदार हैं, उन्हें हम मात्र 1/3 अनाज देंगे। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में होता है। सामूहिक नेतृत्व होता है। निज़ाम, ज़मींदार, साहूकार एवं व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो इतना ध्यान में रखिएगा।